हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम पावर शेयरिंग चैप्टर को 10 से 15 मिनट में खत्म करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए चलो शुरू करते हैं। इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स आपको बताएंगे। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले बेल्जियम के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताएंगे, श्रीलंका के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताएंगे। श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन पॉलिसीज थी उनकी वजह से बेल्जियम ने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया अकोमोडेशन के जरिए, फिर पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों होता है और पावर शेयरिंग के फॉर्म क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, दो बेल्जियम श्रीलंका है। तो बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम था? बेल्जियम में प्रॉब्लम यह था कि फ्लेमिश रीजन में 59% पॉपुलेशन लोग रहते थे और वो 59% पॉपुलेशन क्या बोलती थी? डच। उसके बाद जो वेलोनिया रीजन था उसमें 40% लोग रहते थे और वो भाषा बोलते थे फ्रेंच। तो मेजॉरिटी किसकी है? डच बोलने वाले लोगों की। तो डच बोलने वाले लोगों का प्रॉब्लम, डच बोलने वाले लोग जो थे वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों के साथ झगड़ते थे कि हमारे हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए। फ्रेंच वाले बोलते थे कि तुम्हारे पास मेजॉरिटी है लेकिन हमारे पास पैसा है तो हमारे हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम और ज्यादा कंफ्यूज हो गई कब? जब ब्रुसेल्स में, देखो, पूरे देश में जो मेजॉरिटी थी वो डच थी, लेकिन ब्रुसेल्स में, ये जो छोटा सा देश है, यहां पे पूरे देश में जो मेजॉरिटी थी ना डच, वो यहां पे आके माइनॉरिटी बन जाती है और पूरे देश में जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच, वो यहां आके मेजॉरिटी बन जाती है। इसीलिए प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और यही प्रॉब्लम यहां पे था बेल्जियम में। अब देखो, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम था? जैसे बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में प्रॉब्लम था, तो श्रीलंका में प्रॉब्लम था सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में प्रॉब्लम। सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग कितने थे? 74%। वो कौन सा धर्म फॉलो करते थे? बुद्धिस्ट। और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो कितने थे? 18% पॉपुलेशन तमिल भाषा बोलती थी, जिसमें जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो 13% थे और इंडियन तमिल्स 5% थे। तो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती थी कि हम मेजॉरिटी हैं, हमारे हिसाब से पॉलिसी बननी चाहिए। तो यहां पे यही प्रॉब्लम हुई और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो सरकार चुनी जाएगी वो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा ही चुनी जाएगी। तो जो भी गवर्नमेंट आती थी वो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ही पॉलिसी बनाती थी। कैसे पॉलिसी बनाती थी? तो भैया देखो, 1956 में सिन्हला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिन्हला भाषा बोलने वाले लोगों को ही, भाषा को ही क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया? तमिल भाषा को क्यों नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया? ठीक है, उसके बाद सरकारी नौकरियों में सिर्फ सिन्हला भाषा बोलने वाले लोगों को ही प्रेफरेंस मिलता था और जो बुद्धिज्म है धर्म, उसको प्रोटेक्ट किया जाता था, उस धर्म को। ठीक है, लेकिन फिर हिंदुइज्म का क्या? तमिलियंस का क्या? वहां पे भी तो वो धर्म था ना, उस धर्म को कौन रक्षा करेगा? वहीं की सरकार को करना चाहिए, लेकिन वहां की सरकार ध्यान नहीं देती थी। इसीलिए जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू जो थे वहां की कम्युनिटी, चाहे जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे, वो कौन लोग थे? वो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे। तो जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनको एलिनिएशन फील हुआ कि ये देश हमारा नहीं है। फिर वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो लोग जो है वो आपस में लड़े, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हुई और वो श्रीलंका देश जो है वो पूरा तबाह हो गया, डेवलपमेंट जाके नहीं हुई और फिर ये सिविल वॉर 2009 में जाके खत्म होती है। ठीक है, तो ये पूरा था श्रीलंका के प्रॉब्लम के बारे में। हमने बेल्जियम के प्रॉब्लम के बारे में भी समझा, लेकिन बेल्जियम के लोग जो थे, बेल्जियम के जो नेता थे वो समझदार थे। तो उन्होंने टेबल पे बैठ के सभी लोगों ने फैसला लिया कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर आएगा ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक कम्युनिटी से आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स आएगा, मान लो 20 मिनिस्टर आया, तो इसमें से 10 मिनिस्टर जो है वो डच बोलने वाले लोगों के कम्युनिटी से आएगा और बाकी 10 जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की कम्युनिटी से आएगा। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने कम्युनिटीज को, मतलब सेंट्रल लेवल पे तो सरकार थी ही, लेकिन जो कैपिटल सिटी था वहां पे अलग से सरकार बना दिया गया और फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम का एक सरकार अलग बना दिया गया। जो डच भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, जो कि एजुकेशन से, डच भाषा बोलने वाले लोगों के लिए कल्चरली फैसला लेगी, एजुकेशन से रिलेटेड फैसला लेगी, लैंग्वेज से रिलेटेड फैसला लेगी। ये था। अब देखो, यहां पे बात आती है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए। उसके पीछे दो कारण है, प्रूडेंशियल कारण है और मोरल कारण है। प्रूडेंशियल क्या? हमारा दिमाग क्या कह रहा है, और मोरल कारण क्या? जो हमारा नैतिकता क्या कह रहा है, हमारा उसूल क्या कह रहा है, हमारा दिल क्या कह रहा है। तो प्रूडेंशियल कारण क्या है कि दिमाग, तो दिमाग कह रहा है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूचर में अगर हम पावर शेयरिंग नहीं किए तो दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए हमारा दिमाग कह रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम हो उसको हम अभी ही रोक ले। अभी हम कैसे रोकेंगे? तो पावर को शेयर करके हम उस दोनों कम्युनिटी के बीच में पावर को बांट देंगे। ये प्रूडेंशियल रीजन है। और मोरल रीजन क्या है कि यार, इस देश में जितने कम्युनिटी रह रहे हैं सबका इस देश पे हक है ना, क्योंकि ऐसा
ऐसा तो नहीं है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसी का हक इस देश पे है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका भी हक हो सकता है, वो भले नंबर में कम है लेकिन हक तो उनका भी है। और इसी वजह से डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है वो पावर शेयरिंग है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी लोगों से बनता है, तो अगर हम लोगों के लिए फैसले ले रहे हैं तो हमें लोगों से ही पूछ के फैसले लेने चाहिए। अगर हम सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए फैसले लेंगे तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको लगेगा कि ये देश हमारा है ही नहीं। इसीलिए मोडालिटी हमारा क्या कहता है कि पावर को शेयर करो, क्योंकि पावर शेयरिंग ही जो है वही डेमोक्रेसी का आत्मा है। ठीक है, उसके बाद ये हमने देखा। फिर हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या क्या है। तो पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या क्या है भाई, पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या क्या है? तो पावर को हमने बांट दिया किसमें? देखो, पावर शेयरिंग जो है वो गवर्नमेंट के ऑर्गन लेवल पे भी हो रहा है। इसी ऑर्गन लेवल पे क्या बोलते हैं हम इसको? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ये अलग अलग लेवल में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। ठीक है, और फिर पावर शेयरिंग जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी होता है, और पावर शेयरिंग जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स के जरिए भी होता है। अब देखो यहाँ पे पावर शेयरिंग जो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में हो रहा है, मतलब क्या? डिफरेंट ऑर्गन क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है? कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव कानून को फॉलो करवाती है, इंप्लीमेंट कराती है हमारे समाज में। और जुडिशरी देखती है कि जो कानून बनाया गया या जो कानून को फॉलो करवाया जा रहा है क्या वो संविधान के अनुसार है। अगर अनुसार है तो चलने देती है, नहीं तो उसको वहीं पे खत्म कर देती है। हमारा जो जुडिशरी, हमारा जो कोर्ट है वही। तो ये तीनों जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है, ये एक दूसरे के ऊपर में चेक एंड बैलेंस रखती है, ये एक दूसरे के ऊपर में कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, कि कहीं जो कोई दूसरा ऑर्गन है वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करने लगे। और इसीलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर में नजर रखता है। फिर हम ये डिफरेंट लेवल्स जो गवर्नमेंट का जो पावर शेयरिंग हो रहा है वो अलग अलग लेवल पे हो रहा है। मतलब पीएम सबसे ऊपर, उसके बाद सीएम, उसके बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। मतलब यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हायर लेवल से पावर को ला करके नीचे लोअर लेवल तक लेके जा रहे हैं, ताकि जो छोटे लेवल पे, मान लो कि अगर दिल्ली में पीएम बैठा हुआ है, मोदी जी बैठे हुए हैं, लेकिन जो बिहार में अगर छोटे से डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का समझ किसको ज्यादा होगा? दिल्ली में बैठे लोगों को ज्यादा होगा या वहां पे अपने लोगों को ज्यादा होगा? वहीं के लोकल लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे से पता होगा। उनको यह भी पता होगा कि पैसा कहां खर्च करना चाहिए, कहां नहीं खर्च करना चाहिए। इसीलिए हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हायर लेवल से लोअर लेवल तक करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जो पावर है वो लोकल लेवल तक घुसे और लोकल लेवल तक जो है वो पावर का पर्कुलेशन हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि पावर जो है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी किया जाता है। देखो, अभी आजादी के बाद हमने ये देखा है कि जो ओबीसी हैं, जो एससी एसटी है, जो एसटी हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग इंपावर्ड नहीं थे, इन लोगों को बहुत सोशली एजुकेशनली दबाया गया, इनके ऊपर बहुत शोषण हुआ, इसीलिए हम इनको रिजर्वेशन देते हैं ताकि ये भी हमारे सत्ता में आए और सरकार बनाने में हेल्प करे, ताकि ये अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो फैसले ले सके। औरतें जो हैं वो इंपावर्ड नहीं थी, इसीलिए औरतों को भी रिजर्वेशन दिया गया ताकि औरतें कानून बनाने में हकदार, कानून बनाने में, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, फैसले लेने में भागीदारी बनाए, ताकि वो औरतों के लिए कानून बना सके। ठीक है, तो ये सारा सोशल ग्रुप्स में हो गया। उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में होता है। कैसे? कोई सत्ता में है, कोई ऑपोजिशन में है, तो सत्ता वाला अगर कोई कानून लाता है जो कि अच्छा नहीं है तो ऑपोजिशन वाला पार्टी जो है उसको क्रिटिसाइज करता है। और जब जनता देखती है, ऑपोजिशन पार्टी के तर्क को सुनती है, एनालाइज करती है कि हाँ ऑपोजिशन पार्टी सही कह रही है, तो वो उस कानून का जनता भी विरोध करती है और वो फिर कानून को हटाया जाता है, जैसे हमारे देश में फार्म लॉज में हुआ। ठीक है, इस तरह फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होता है। मान लो कि ट्रेडर्स के लिए कोई फैसले लिए जा रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए कोई फैसले लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसले लिए जा रहे हैं, तो इसकी समझ स्टूडेंट यूनियन को ज्यादा अच्छे से होगी। फार्मर्स के लिए कोई फैसले ले रहे हैं तो इसकी समझ फार्मर्स के जो यूनियन है, फार्मर्स का जो ग्रुप है, उससे हमको सजेशन लेना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पावर जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में भी शेयर किया जाता है। और कुछ कुछ आंदोलन से भी हम देखे हैं कि पावर का शेयरिंग जो है वो आंदोलनों के जरिए भी हो रहा है। जैसे लोकपाल बिल के बारे में बात आई थी कि अन्ना आंदोलन हुआ था, फिर फार्म लॉज को लेकर के, फार्म कानून को लेकर के जो किसानों ने विरोध किया था, वो भी क्या है, वो सब एक आंदोलन है। तो इस आंदोलन से भी हम कह सकते हैं कि आंदोलन भी जो है वो पावर को क्या कहते हैं, पावर को कंट्रोल, रेगुलेट करने का अधिकार रखता है। और हमारा जो कंट्री है वो इन सब से मिलके बना है। तो ये था आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अलग टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।